आप प्रतिभा मंथन के स्टूडेंट हो ना? यस सर। तो प्रतिभा मंथन में आपने क्या पढ़ा है, कुछ नया क्या सीखा है, आप बताओगे? हमें अपना करियर कौन सी बातों को ध्यान में रख के कंसीडर करना चाहिए? सर, हमें अपना करियर चूज़ करना चाहिए अपनी एबिलिटी को देख के और अपने हम्म। फैमिली कंडीशंस भी उसमें सपोर्ट करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हों तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। हम्म। क्योंकि अगर हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम अपने टारगेट तक पहुँच पाएँ, तो भी वो हम्म। नहीं हो सकता। और अगर हम कोई ऐसा टारगेट चूज़ करते हैं जिसकी एबिलिटी ही हमारे अंदर नहीं है, तो वो हम्म। भी नहीं हो सकता। जी। जी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। जी। 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 तो आपको ने मतलब आई थिंक आपने जो प्रतिभा मंथन प्रोग्राम जो हो मतलब जो भी उसके सेशंस हो आपने उसकी एक समरी और जिस्ट बता दी है। सो आप जो बोल रहे हैं ये सही बात है। इसको लेकर के कोई बहुत एक वन आंसर नहीं किया जा सकता क्योंकि सब लोग डिफरेंट हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग है, सबकी नीड अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है। हमें यस। हमें अपने बेसिस पे वो कॉल और वो लेना होता है। तो इसलिए जो है सिर्फ ये जो आपका एक समझ है, इस समझ ये एक अच्छी समझ है कि अपने इंटरेस्ट को समझें, अपने को समझें और फिर ये देखें कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वर्ल्ड में एंड देन कॉल लें, है ना? यस सर। जी। जी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आई झज्जर और दिल्ली दोनों में ही इलेक्शंस जो है वो आने वाले हैं और 25 तारीख को इलेक्शंस स्केड्यूल्ड हैं। तो आप सब अभी क्लास ट्वेल्थ, मोस्ट ऑफ देम आई थिंक क्लास ट्वेल्थ क्लियर कर चुके हैं और एक वोटिंग एज अटेन करने वाले हैं 18 साल की। तो क्यों एज अ वोटिंग करना क्यों जरूरी है? वोटर वोटिंग के जो राइट्स हैं और वोटिंग का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी जिंदगी में, समाज की जिंदगी, समाज में। तो आई थिंक वो एक आज उसके ऊपर एक सेशन करेंगे। एक सबसे पहले एक क्विज भी है उसके ऊपर, तो क्विज भी करेंगे। अगले 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम सेशन को शुरू कर देंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सेशन ज्वाइन कर लिया है तो आप सब लोग एक जगह जहां पर भी हैं शांति से बैठ जाइएगा। और सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि आप जो है कहीं पे भी शांति से बैठ जाइए, इंटरनेट कनेक्टिविटी जहाँ पे ठीक ठाक आ रही हो, ताकि हम बातचीत कर सकें। ओवरऑल एक बातचीत ही है आज के पूरे सेशन में। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग कैमरा ऑन कर सके अच्छा रहेगा। फिर लगता है थोड़ी सी बातचीत है, कनेक्टिविटी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भी चाहेंगे कि हम बात करें तो देख पाए जितने भी लोग हैं। तो जो भी कर सकते हैं कैमरा ऑन, प्लीज रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन करने। थैंक यू कुमकुम, आंचल, अंजलि। यस। यस। सो ठीक है। सो हम तो आप सबने क्विज में पार्टिसिपेट किया इससे पहले? नहीं सर, उस पहले वाली क्विज में तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि जब तक हमें पता चला कि ऐसी कोई क्विज है तब तक उसका टाइम जा चुका था। अच्छा, ठीक है। यस। इससे पहले कोई क्विज वैसे नहीं की है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपने कभी स्कूल में या अपने या अभी तो खैर आप यूथ ही हो, तो अपने स्कूल में आपने पार्टिसिपेट किया हो क्विज में? किसी को ये कोई करता है, कोई डिबेट में करता है, क्विज में करता है क्या स्कूल में? जैसे स्कूल में डिबेट में किया है, थिएटर्स में करते थे। ओ वाओ। अच्छा। सर, हमने डिबेट कॉम्पिटिशन्स, स्पीच कॉम्पिटिशन्स और क्विज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम आज एक क्विज से शुरुआत कर रहे हैं और आपके सामने एक सवाल आएगा। कुल मिलाकर के कुछ सवाल आएंगे, आपको उन सवालों को ध्यान से पढ़ना है और उसमें 4 ऑप्शंस हैं और फिर उसके बेसिस पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और चैट पर उस ऑप्शन को टाइप करना है, जो भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो भी राइट आंसर होगा उसको आपको चैट पे टाइप करना होगा। हर राइट आंसर, जो लोग राइट आंसर देंगे उनके लिए हम तालियां बजाएंगे। तो ताली, अब ये क्योंकि हम ऑनलाइन जुड़े हैं तो हाथ से नहीं बजा सकते, तो यहाँ पे एक आइकन आता है ताली बजाने का। सो इस क्विज के माध्यम से हम अपनी कंट्री को, उसकी हिस्ट्री को, इलेक्शंस की हिस्ट्री को थोड़ा समझेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। यस रमेश, अगर कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है तो हम सारे सवालों को आपको एड्रेस करेंगे। आप अगर सेशन का जो आखिरी का पार्ट है उसमें सारे क्वेश्चंस और डिस्कशन नहीं होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी सवालों को थोड़ा रुक सकते हैं, तो हम क्विज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सब रेडी हैं क्या? अगर आप रेडी है तो थम्स अप दिखा दीजिए। यस सर। ओके जी, देखते हैं आज का कौन है क्विज मास्टर। सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस अभी, हाँ अभी दिखेगी। ओके ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बस हम आपको बस गूगल नहीं करना है, ठीक है? वरना फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड बिगड़ जाएगा। आजकल ये सिस्टम की बहुत बात हो रही है, तो गूगल नहीं करना है। आपको जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो समझ में आ रहा है वो आंसर देना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। रेडी? चलिए जी, तो आपके स्क्रीन पे पहला सवाल ये है और जल्दी से आपको टाइप करना है चैट बॉक्स पे, व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल वोटर्स डे? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ओके, जैन कह रहा है 25 जनवरी में भी, कुमकुम कह रही है 1A। ओके, आंचल भी कह रही है ए, ऑप्शन ए 25 जनवरी। ओके, अंजलि कोई क्या? ओके ओके, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चंस को सारे ले लेते हैं और नहीं, ठीक है। सो आप में से ज्यादातर के आंसर सही हैं। ये आप एकदम सही बता रहे हैं, जो नेशनल वोटर्स डे है वो हर 25 जनवरी को मनाया जाता है। सो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी इन्फॉर्म्ड ऑडियंस दिख रही है मुझे, क्योंकि सबने ही आमतौर पे सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। In 1982, for the first time, electronic voting machine (EVMs) were used in which state? 1982 में सबसे पहले ईवीएम का यूज कौन से राज्य में किया गया था? ऑप्शंस हैं राजस्थान, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु। ईवीएम सबसे पहले कहाँ यूज की गई थी? मंजीत का आंसर है बी, दिल्ली। साक्षी कुमारी बी, दिल्ली। ओके ओके, केरला, आशीष साहू ने बोला है केरला। आशीष, ओके। बी, गौरी भी दिल्ली बोल रही है। ओके ओके, केरला आशीष ने बोला है, बी आंचल ने बोला है, साक्षी ने बी बोला है, सी बोला है कुमकुम ने। ओके, गुड स्टार्ट। ओके ओके, सो इसका राइट आंसर है, आशीष के लिए एक बार जोरदार तालियां। आशीष और कुमकुम के लिए सी, केरला। सो बहुत 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 बढ़िया आंसर। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 3 पर। ये सवाल अब आपको अनम्यूट करके इसका आंसर देना है, ठीक है? आपके
निर्वाचन क्षेत्र में अभी के जो विधायक हैं वो भ्रष्ट हैं, और जो उनके खिलाफ उतरे हैं वो भी उतने अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं। आप परेशान हैं कि किसे वोट दें, और आपसे बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार वोट देने से कोई फायदा नहीं, आप क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको अनम्यूट करके शेयर करना है। सर, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन होता है ईवीएम में ही, कि अगर हमें अपना कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो हम उनके अलावा वो ऑप्शन प्रेस करते हैं, तो हमारा वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं जाएगा। इससे लोगों की राय सामने आती है कि लोग जो है इलेक्शंस में जो उम्मीदवार उतरे हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमें वोट देना ज़रूरी होता है सर, ताकि पता चले सबको कि हम क्या चाहते हैं। ताकि पता चले कि हमें उम्मीदवार पसंद नहीं है। नहीं तो कोई भी भ्रष्ट नेता जीत सकता है सर। वोट ना दे के कोई फ़ायदा नहीं है, वोट ज़रूर डालना चाहिए। ओके, ओके, कुमकुम का ठीक है। और भी किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, वो भी प्लीज शेयर करें। सूरज ने हैंड रेज किया है। सूरज, शॉर्ट में अपना आंसर शेयर करिए, आप क्या करेंगे? मैं चेक करूंगा शायद कौन कम भ्रष्ट है, ऐसा। सूरज, आप अनम्यूट करके। सूरज और महेश, सो सर कोई अनुपमा। ऑब्जेक्शन नहीं है सर, कोई। हाँ जी, क्या बोले आप महेश? महेश अपने को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। अच्छा, वो मीटिंग से लीव हो गया। अनुपमा, एक बार आप हमें। उत्कर्ष हाँ। यस। हाँ, तो ये सवाल एक्चुअली हर इंसान पे डिपेंड करता है। जैसे कुमकुम ने मेंशन किया कि ये एक प्रावधान है, इसका हम जरूर उपयोग कर सकते हैं नोटा का। आप जैसे कह रहे हैं कि हम शायद देखें कि कौन कम भ्रष्ट है, कौन ज्यादा भ्रष्ट है ना। और भी जो तरीके हैं, हम एक्चुअली सेशन में जब आगे चलते जाएंगे उसके बारे में और डिस्कशन जरूर होगा। पर ये दो चीजें जरूर है जो की जा सकती है। नाइस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थैंक यू अनुपमा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स द इलेक्शन इंक यूज्ड इन इंडिया? 4 ऑप्शन हैं। एशियन पेंट्स, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश, सेलो पेंट्स। कौन सी कंपनी है? आपने देखा होगा सब लोग वो दिखाते हैं इलेक्शन के बाद। तो कौन सी कंपनी है जो जन्नत बोल रही है? ऑप्शन सी। ओके, ओके, ऑप्शन 2। ओके, वर्षा ने बोला है ऑप्शन 2। जल्दी जल्दी आंसर करना है। आशीष ने बोला है मैसूर पेंट्स, सी। सी, ओके, बढ़िया। और भी? सो इसका राइट आंसर है सच में ऑप्शन नंबर सी। ये मैसूर पेंट्स एंड वार्निश कर्नाटक सरकार की एक सरकारी कंपनी है जो कि इंक जो होती है वो मैन्युफैक्चर करती है, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बहुत सारे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि वो एक खास तरीके की इंक होती है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हेन वाज द लोकसभा फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द जनरल इलेक्शन? सो जो भारत के पहले जनरल इलेक्शन हुए थे उसके बाद पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ था? 10 मई 1950, 17 अप्रैल 1952, 25 जून 1951 या 28 जुलाई 1952? ऑप्शन सी। ओके, सो पायल जी, जो लोग ज्वाइन अभी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक हम क्विज कर रहे हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर करना है।
सी, बी गौरी बोल रही है बी, कोमल ने बोला है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बी, बढ़िया, ठीक है, गूगल नहीं करेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट वन। 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा फॉर्म हुई थी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद, ठीक है। आगे के सवाल पे बढ़ते हैं। As of 2019, which is the largest लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी बाय नंबर ऑफ वोटर्स? सबसे ज्यादा वोटर्स इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में है? तो ऑप्शन एक है मल्क मलकाजगिरी मलकाजगिरी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, खम्मन और गाजियाबाद। तो सबसे बड़े, सबसे ज्यादा वोटर्स इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी में है, ये बताना है आपको, सबसे ज्यादा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, सबको लगता है दिल्ली में इतनी भीड़ है तो दिल्ली ही होगा। सही बात है। जी, बी, आंचल ने बोला है फोर्थ ऑप्शन गाजियाबाद, बी बी बी, ये बी, अच्छा, बी, अच्छा, इसमें तालियां नहीं बज पाएंगी क्योंकि इसका राइट आंसर है पहला, मलकाजगिरी, ये तेलंगाना में है, ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी है, तो एक बार इसमें मेरे लिए तालियां बजा देते हैं। बढ़िया, आगे के क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। Who among from the below is not on the committee that recommends the election commissioner appointed by the president of India? So election commissioner होते हैं जो इलेक्शन कमीशन है उसमें, तो उस कमिटी में इनमें से कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो नहीं होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताइए कौन नहीं होता है? हाल फिलहाल में ये काफी रहा भी ये इशू ये। सी, डी, डी, ओके, ज्योति ने बोला है सी, आंचल ने ए बोला है, ओके, सूरज ने डी बोला है, जी, कुमकुम ने भी डी बोला है। सभी को आंसर देना है, सब कोशिश करें आंसर देने की। जी, सूरज कुमकुम के लिए एक बार जोरदार तालियां, वैद के लिए भी जोरदार तालियां, गौरी ने भी डी बोला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु सर्वेस, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु सर्वेस द कॉन्स्टिट्युएंसीज ऑफ द लोकसभा? जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्युएंसीज होती है उनको सर्वे कौन करता है? कौन बताता है कि ये कॉन्स्टिट्युएंसी का ये एरिया होगा या उसके ये वोटर्स होंगे? सर्वे करने का एक ये मतलब भी हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन, प्लानिंग कमीशन या सर्वे ऑफ इंडिया? हु सर्वेस द कॉन्स्टिट्युएंसीज ऑफ द लोकसभा? इलेक्शन कमीशन, कुमकुम ने ये बोला है, महक यादव ने डी लिमिटेशन कमीशन बोला है, जन्नत ने ये बोला है, ओके, ओके, ए, ओके, सो इसका राइट आंसर, महक यादव के लिए एक बार जोरदार तालियां, इसका राइट आंसर है डी लिमिटेशन कमीशन। आई थिंक इसीलिए एक नई लोकसभा, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो पुरानी लोकसभा है उसमें उतनी सीट्स नहीं है, अब नया डिलिमिटेशन होने वाला है 2000 आने वाले सालों में, तो उसमें ज्यादा मेंबर्स बढ़ जाएंगे, तो इसके बाद जो है वो डीलिमिटेशन आयोग जो है वो बताता है कि कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज होंगी, उनका सर्वे करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल, 25 साल, 27 साल या 30 साल? बी 25, 25, ओके, ये सही बात है, सब लोग अपने लिए एक बार तालियां बजा दें। 25 इज द राइट आंसर, सही बात है।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आई थिंक काफी इन्फॉर्म्ड ऑडियंस है हमारी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट विल हैपन इफ नोटा गेट्स द मेजोरिटी? क्या होगा अगर नोटा को मेजोरिटी मिलती है? तो इलेक्शन विल बी डिक्लेयर्ड वॉयड, री इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट रूल विल बी इन्फोर्स्ड, द कैंडिडेट हु गॉट द मैक्सिमम वोट विल बी डिक्लेयर्ड विनर। Sir, you will tell, please, what nota? None of the above. So nota is basically ईवीएम में एक ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, कि हमें कोई भी पसंद नहीं है, कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो अगर नोटा को मेजोरिटी मिलती है तो क्या होगा? जी, ज्योति ने बोला है डी, सूरज ने डी, ओके, अंजलि ने सी बोला है, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा उस कॉन्स्टिट्युएंसी में, ओके। कुमकुम ने बोला है ए, री इलेक्शन, इलेक्शन ही वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ओके। कोमल ने डी बोला है। सो इसका राइट आंसर है फोर्थ, डी। तो नोटा, अगर नोटा को सबसे ज्यादा भी मिलेंगे तो जो नोटा के बाद जो सेकंड नंबर पे जो कैंडिडेट है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो विनर घोषित होता है। सो अगर नोटा को 1000 भी मिले हैं और सेकंड कैंडिडेट को 5 वोट भी मिले हैं तो भी पांचवा जो सेकंड कैंडिडेट है वो विनर होगा। इसके ऊपर काफी अब डिबेट हो रहा है कि क्या करना चाहिए। जल्दी से ये क्वेश्चन देख लीजिए। इन सर को आइडेंटिफाई करना है आपको। ही वॉज द 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत ही अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने जाते थे। इम्प्लीमेंटेड अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। सो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार है उसको कैसे बिहेव करना है, क्या कहना है। He issued voter ID cards for the first time to all eligible voters. He also implemented measures that made him unpopular. तो obviously बात है, इनको पॉलिटिशियंस पसंद नहीं करते थे। इन्होंने एक जो और रखा था कि एक कैप रखा था कि एक कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है अपने चुनाव में, और लोगों को और कैंडिडेट्स को स्टॉप किया था कम्युनल और कास्ट बेस्ड कमेंट्स करने से ड्यूरिंग द कैंपेन। तो ये कौन है? ये 10th इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। एस वाई क्यूरेशी, टी एन सेशन, आर के त्रिवेदी, एन गोपाल स्वामी। जी जी, बहुत बढ़िया। यस, तो ये है टीएन, आई थिंक ये टीएन सेशन है। कोमल ने सही आंसर दिया है। कोमल के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप लोग अपने पापा और अपने दादा से पूछेंगे तो उनको शायद इनके बारे में पता हो, उनसे जरूर पूछिएगा टीएन सेशन जी के बारे में। वन ऑफ द 7 आउट ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आउट ऑफ द 7 phases ऑफ द इलेक्शन, विच फेज ऑफ द इलेक्शन इज गेटिंग ओवर टुडे? ये जो चुनाव हो रहा है इसमें 7 फेजेस हैं। आज के दिन कौन सा फेज खत्म हो रहा है? 4th फेज, 3rd फेज, 6th फेज या 5th फेज? जन्नत ने सही आंसर दिया है, कोमल ने भी सही दिया है, गौरी ने भी सही दिया है। नहीं, गौरी ने, हाँ सही बात है, सबने डी ऑप्शन दिया है। सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। 5th फेज खत्म हो गए, अब 2 फेजेस और रह गए, छठा और सातवां। बहुत बढ़िया। तो आज झज्जर और दिल्ली वोट कर रहे हैं छठे फेज में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ इंडिया। सो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटी कॉन्स्टिट्युएंसी कौन सी है? नॉर्थ गोवा। सब ओके, डी, ओके ओके, 4th, डी डी डी, ओके। किसी का और कोई अलग आंसर? ठीक है, सबको लग रहा है गोवा सबसे छोटा राज्य है तो वो ही हो सकता है, शायद वो रीजनिंग यूज की हो। बट राइट आंसर है आपका दिल्ली का चांदनी चौक। सो चांदनी चौक की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो सबसे छोटी है एरिया वाइज। ठीक है। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु नेवर अटेंडेड इवन अ सिंगल पार्लियामेंट सेशन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनको कभी मौका ही नहीं मिला एक भी पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने का? तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम है: चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोनार्जी देसाई। जो कभी पार्लियामेंट नहीं जा पाए। आंचल बोल रही है इंद्र कुमार गुजराल, कोमल बोल रही है 1, हर्ष भी बोल रहा है, वैद भी बोल रहे हैं 1, कुमकुम बोल रही है डी, मोनार्जी देसाई।
सो इसका राइट आंसर है D1 चरण सिंह राइट आंसर है। चरण सिंह जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, अभी रिसेंटली उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत रत्न भी दिया है। तो वो कभी भी 23-24 दिन की उनकी सरकार थी, तो वो कभी भी उनको पार्लियामेंट जाने का मौका नहीं मिला। आई थिंक इस सवाल पे अब अनुपमा आपको लेके चलेंगी। हम अभी के लिए क्विज को रोकते हैं, ये सवाल सेशन होगा उसमें हम इसको एड्रेस करेंगे। बहुत अच्छे से आपने क्विज में पार्टिसिपेट किया, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी भी तो एक बार अपने लिए सब लोग जोरदार तालियां, ठीक है। सो जी, तो हमारे साथ जो है अंकित और अनुपमा हैं इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ समझने के लिए वो क्या काम करते हैं, ये हम उनसे बाद में समझेंगे। तो अंकित का एक छोटा सा परिचय है। अंकित इज अ सोशल एक्टिविस्ट वर्किंग ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज। ही इज प्राइमरली वर्किंग ऑन मॉरल इमेजिनेशन, सर्विस एंड एथिक्स इन पॉलिटिक्स। उनके जो मेन एरियाज हैं, अर्बन इश्यूज पे काम किया है, स्पेशली माइग्रेंट राइट्स पे। तो माइग्रेंट्स के जो राइट है उस पे काम कर रहे हैं। जर्नलिज्म के छात्र हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स पे इनके आर्टिकल रेगुलरली पब्लिश होते रहते हैं। और साथ ही साथ ये इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के साथ तो जुड़े ही हैं, साथ में ये नेशनल हाउसिंग राइट्स कैंपेन एंड नेशनल हॉकर फेडरेशन। हॉकर्स जो हमारे यहाँ जो लोग आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या जो लोग सामान को गली गली बेच रहे हैं, वो उनके राइट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। तो वेलकम अंकित, थैंक यू आपने हमारे लिए समय निकाला। और अनुपमा मेनन जो है वो सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट हैं। अनुपमा भी एक जर्नलिज्म की छात्रा हैं। तो जो लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आज हमारे साथ 2 जर्नलिस्ट हैं। तो जर्नलिस्ट की छात्रा हैं और टेस्ट से उन्होंने मास्टर्स किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से। इन्होंने ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, इलेक्शन को मैनेज किया है, कैंपेन वर्क किया है गोवा में और बिहार में। She has been the part of youth and development program through time working at an organization called प्रवाह। इससे पहले ये प्रवाह में काम कर रहे थे। Currently ये सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट हैं एंड वर्क्स टुवर्ड्स बिल्डिंग प्रिंसिपल लीडरशिप। सो वेलकम अनुपमा, थैंक यू। मैं सबसे पहले अनुपमा के साथ ही कोऑर्डिनेट कर रहा था फॉर ऑल दिस सेशन, सो इतना अपना टाइम देने के लिए। तो ओवर टू यू अंकित एंड अनुपमा। यस, थैंक यू उत्कर्ष इतने अच्छे क्विज के लिए और इतने काइंडली इंट्रोड्यूस करने के लिए भी। आपने काफी समय लगाया, काफी एंड थैंक यू जिन सब ने भी ज्वाइन किया है शाम के मंडे की एक शाम को। बहुत मुश्किल होता है समय निकालना, और हमारे डेमोक्रेसी लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कैसे करना है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आप लोग उत्सुक है, आप लोग इंटरेस्टेड है, वो देख के और भी प्रेरणा मिलती है इस पे। तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हम छोटा सा बता देती हूँ कि हमारी एक संस्था है, 6 साल पहले ये शुरू हुई थी। और इसको एक तरीके से पॉलिटिक्स को जो गंदा माना जाता है, ज्यादा लोग इसमें आने नहीं चाहते, माना जाता है कि सारे नेता खराब हैं, ये एक छवि हटाने के लिए और यंग लोगों को और लोग इस फील्ड में कैसे आए, कैसे पार्टिसिपेट करे लोकतंत्र में, उस चीज के अराउंड हमारा काम रहता है। हमारे 3 प्रोग्राम रहते हैं जो हम ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा काम करते हैं। और हम एक नॉन पार्टीसन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हम विभिन्न पार्टीज के साथ काम करते हैं, विभिन्न लोगों के साथ काम करते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा हम यंग लोगों से भी, जैसे आज एक बातचीत ऑर्गेनाइज हुई है, वैसे बात करना चाहते हैं कि लोकतंत्र में हमारा पार्टिसिपेशन कैसे बना रहे, कैसे हम इसमें इंटरेस्टेड रहे, कैसे हम हटे नहीं इन प्रोसेसेस से। तो यही एक छोटा अटेम्प्ट है हमारी संस्था का, और होपफुली हम आप लोगों की मदद से और कंटिन्यू करते रहें। अंकित, यदि आपको ऐड करना प्लीज ऐड कर सकते हैं बिफोर आई मूव टू द सेशन। ऐड तो कुछ खास नहीं करना है, बस थैंक यू उत्कर्ष फॉर होल्डिंग दिस स्पेस। और हमें भी बहुत खुशी है कि हम लोग लीडर्स के साथ बहुत काम करते हैं, बट फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग टू फर्स्ट टाइम वोटर्स। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर फर्स्ट टाइम वोटर्स। तो उनके साथ बात करके इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी आल्सो हाउ टू शेप आवर वर्क टुवर्ड्स मेकिंग डेमोक्रेसी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल फॉर ऑल।
तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। एंड क्विज बहुत मजेदार था। उसमें एक नाम आया टीएन सेशन, तो उनके बारे में एक ट्रिविया देता हूँ बस मैं, कि उनके बारे में फेमस है कि टीएन सेशन नाश्ते में नेता खाते थे। उनके बारे में बहुत फेमस है ये सेंटेंस, क्योंकि ही वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड वेल नोन इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया में हुए हैं आज तक, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के वर्क को स्ट्रीमलाइन किया था। तो प्लीज उनके बारे में पढ़िएगा। और चलिए, थैंक यू। ओके, ओवर टू यू अनुपमा। ठीक है, सो थैंक यू उत्कर्ष क्विज के लिए। ये क्विज एक्चुअली एक अच्छा रिफ्लेक्शन था कि हमें क्यों जरूरी है, मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो वोटिंग के अराउंड है। सिर्फ एक बटन दबाने के अराउंड एक कितनी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कितने लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे शायद काम किया है, एक पूरा वोटर्स डे बोल के एक चीज पूरी डेडिकेटेड है। तो वोटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये थोड़ा सा इस क्विज ने कवर किया। बट मैं आज अपने पार्टिसिपेंट से ये सवाल रखना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है वोटिंग जरूरी क्यों है? आप लोग अनम्यूट करके हाथ, या तो हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं। 2-3 जी, कुमकुम बोलिए। कुमकुम आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। मैम, वोटिंग इसलिए जरूरी है ताकि हम अपना प्रतिनिधि चुन सकें, ताकि हम हमारी भागीदारी रहे अपने देश का शासन चलाने के लिए। और जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, शायद इसीलिए उन्होंने सभी को ये राइट्स दिए हैं ताकि सभी अपना प्रतिनिधि चुन सकें। जी, थैंक यू कुमकुम। और कोई इस पे ऐड करना चाहता है? एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि इसमें हम थोड़ी सी बातचीत के तरीके से, हाँ महक जरूर बोलें प्लीज, बातचीत के तरीके से हम ये चलेंगे और इसमें जितना पार्टिसिपेशन रहेगा उतना ही मजा आएगा सेशन। तो महक आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। Then, as all have right to vote, so due to this, one can select their own leaders, like whom they feel कि ये हमारे लिए बेस्ट है, and due to this, government की accountability बढ़ सकती है, that we can question the government, like on any policy or anything else, like whatever action government takes. जी जी बिल्कुल, थैंक यू महक। आप लोगों को जिनको भी लगता है कि वोटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा थोड़ा मेंशन किया सबने कि लीडर चुनने के लिए इम्पोर्टेंट है, हम अपने प्रतिनिधि चुनना कितना इम्पोर्टेंट है, हमें संविधान ने एक अधिकार दिया है, शायद उसका कुछ मीनिंग होगा, है ना। तो यदि हम सबको ये पता है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आप लोग भी मेंशन कर रहे हैं, यंग लोग, युवा लोग, तो ये ट्रेंड है। अभी मैं बताऊंगी, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं हमारे 18.5 मिलियन। इस बार जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं 18.5 मिलियन वोटर्स हैं। लेकिन ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि यंग लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, वोटिंग में इंटरेस्टेड नहीं। ये पिछले 2-3 बार से ट्रेंड है और ये देखा जा रहा है। ऐसा क्यों होगा? यदि हमको पता है इतना इम्पोर्टेंट है तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, आप लोग हाथ, वानी आपको, आपके ऊपर कुछ लांछन लगाया जा रहा है, आप बोलना चाहेंगे? हाँ, काफी ठीक है, मतलब उसका भी कुछ रीजन था भैया। हाँ, शेयर करना चाहेंगे आप कि वो यंग लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे, क्यों नहीं डालना चाहते? सो मुझे बाकियों को तो नहीं पता, पर मेरा कुछ ऐसा रीजन है कि मुझे कोई पार्टी मतलब अच्छी नहीं लग रही है, और प्लस मेरे को अभी ऐसे कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं आता, तो कहीं ना कहीं वो भी रीजन है। तो मतलब अगर मैं अवेयर ही नहीं हूँ तो मैं कैसे किसी को वोट दे दूँ अपना, तो ये एक रीजन था मेरा। ठीक है, महक आपने भी हाथ उठाया, आप शेयर कर सकते हैं, फिर आप कुमकुम करना प्लीज। Yeah, मैम, maybe this can be a reason कि आज के टाइम पे they think कि democracy is like politics is not democracy, politics is not worth it, it's getting dirty day by day, so that's why people lose interest. लूज इंटरेस्ट, ओके। कुमकुम आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैम, मुझे लगता है कि जो यंग लोग हैं वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं
क्योंकि जैसे सर ने सबसे पहले पूछा था कि अगर हम वोट नहीं डालना चाहते, सबको यही लग रहा है कि सारे के सारे नेता भ्रष्ट हैं, तो उस टाइम पे देखा था कि आंसर जो है बच्चों ने बहुत ही कम हैंड रेज किए थे। उसका रीजन ये है कि बच्चों को पता नहीं है। जो यंग हमारी जनरेशन है मैम, उनको पता नहीं है, तो पहले उनको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है। एक रीजन तो ये है मैम, और दूसरा रीजन ये है कि सबको यही लगता है कि सारे नेता एक जैसे हैं, भ्रष्ट हैं। ये भी एक रीजन है मैम। अच्छा, रौनक, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका भी हैंड रेज है, बोल सकते हैं। Yes, ma'am. I feel that many young people feel it become dictatorship. That's why they will not join or vote the party. Other reason is because I felt that policy or a person is not corrupted, but yes, the party inside the people or a person may corrupted. So हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरी पार्टी ही बुरी है या कुछ, लेकिन हाँ ऑब्वियसली हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि करप्टेड होते हैं, जो कि गलत होते हैं। उनकी वजह से हम लोग ऐसा फील करते हैं कि पूरी पार्टी ही गलत है और यंगस्टर पीपल्स वो वोट नहीं करते हैं। लेकिन हमको एज अ पॉलिटिकल हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास राइट टू वोट है और हम जिस इंसान को चूज करना चाहते हैं हमें चूज करना चाहिए। ये ना सोच के कि वो गलत है, लेकिन हाँ सबसे अच्छा कौन है हमें उसे चूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में हमारी गवर्नमेंट है। हमारा वोट नहीं जाएगा, लेकिन किसी और का वोट किसी गलत इंसान के हाथ में जाएगा तो वो डेमोक्रेसी ना रह के डिक्टेटरशिप बन जाएगी। ठीक, थैंक यू रौनक, आपको शेयर करने के लिए। पलक ने भी शेयर किया है कि काफी लोग पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, आसपास लोग कह रहे होते हैं कि वोट डालने का क्या फायदा है, तो उसी प्रभाव में आके वो भी सोचते हैं कि क्या फायदा है, मेरे दोस्त नहीं डाल रहे, मैं क्यों डाल, है ना। तो ये भी एक असर है, बिल्कुल सही बात है। पर काफी जैसे आप लोगों ने मेंशन किया, यही काफी सारे रीजंस है कि यंग लोगों को लगता है कि आजकल की पॉलिटिकल पार्टी शायद उनके मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। वो जिन मुद्दों से पीड़ित है, कोई भी पार्टी शायद वो मुद्दे नहीं उठा रही है। दूसरी बात यह है कि काफी बार हमारे बाहर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने मेंशन किया कि अवेयरनेस ही नहीं है तो हम वोट किसे डालें, हमें पता ही नहीं है किसे वोट डालें। और हमारे स्कूल का सिस्टम भी ऐसा है काफी बार कि सिविक्स में हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ा देते हैं, बट उसका मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। हम कोई निर्णय लेते हैं, उसका असर क्या होता है, काफी बार हमारे स्कूल्स, हमारे फैमिलीज ये हम सोचने पे मजबूर नहीं करते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यंग लोग शायद आज इतना वोट नहीं डाल रहे हैं। बट आप लोगों ने ही शुरुआत इस चीज से मेंशन करके की थी कि वोट डालना जरूरी है ना। तो एक चीज थोड़ा मैं आप लोगों को सोचने के लिए चाहूंगी कि आपके घर में यदि बल्ब खराब होता है, हेलो, हाँ, यदि आपके घर में बल्ब खराब होता है तो कौन ठीक करता है? शायद आप खुद। हाँ कि नहीं, हाथ रेस कर दो, हाँ है तो ठीक है, ठीक है। यदि आपके स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो आप ठीक करते हैं? कौन ठीक करता है? सोचा है मतलब? नगर पालिका। ठीक है। और आपके यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रही है, गांव में, आपके शहर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही है, ये आप ठीक करते हैं? नहीं, वाणी कौन करता है फिर? बाकी सब भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। आई थिंक उस एरिया का जो नेता है वो करता होगा, मे बी उसके कुछ होते हैं ना। और हर राज्य को कितनी बिजली जाती है, और भी बड़ा सोचा है, वो कौन सोचता है? हाँ जी। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट बहराइच है और यूपी की कैपिटल है लखनऊ। तो बहराइच और लखनऊ ज्यादा नहीं 120 किलोमीटर की दूरी पे थे। और मुझे याद है कि जब मैं लखनऊ जाता था अपनी मौसी के यहाँ, तो उनके यहाँ 24 घंटे बिजली आती थी। और बहराइच का हाल ये था कि वहाँ 12 घंटे की कटौती होती थी। तो मुझे लगता था ये क्यों, ये
मतलब वो कैपिटल होने का उनको इतना एडवांटेज क्यों मिलता है कि उनको 24 घंटे मिलती है और हमें 12 घंटे? सही बात है, ये भी अब इम्पोर्टेंट सवाल है जो आप खुद बता रहे हैं कि शायद सिर्फ आप इसके कंट्रोल में होते तो आप शायद कुछ कर पाते, बट नेसेसरीली सिर्फ आप कंट्रोल में नहीं है। अंकित, हमारी एक पीपीटी है, यदि आप शेयर कर पाए उस चीज का वो सही रहेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने मेंशन किया कि कुछ नगर पालिका होती है, कहीं आपका शायद आप खुद ठीक कर सकते हैं, कहीं शायद आपके पास कंट्रोल नहीं, आपके स्टेट के राज्य के पास कंट्रोल है, आपके विधायक के पास कंट्रोल है, कहीं शायद वो पॉलिसी लेवल की चीज है, शायद आपके सांसद उस चीज को उठा सकते हैं पार्लियामेंट में। तो हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये बहुत सारे शक्ति केंद्र है जहाँ पे जो हम हैं हमारी लाइफ को उस पे उनका प्रभाव होता है। बट राजेंद्र, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप शेयर कर सकते हैं। नहीं जी, उनका गलती से शायद माइक ऑन है। अच्छा, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या सिर्फ चीजें हमारे साथ होती है या फिर हम भी किसी चीज पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये शक्ति केंद्र सिर्फ ऐसे ही नहीं बनते, इनको बनाने में हमारी भी बहुत अहम भूमिका होती है। तो अंकित, अगर आप आगे जाएं पीपीटी में, तो ये सारी चीजें हैं, चाहे बैंकिंग हो गई, चाहे प्राइस हो गया, चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर हो गया, चाहे एग्रीकल्चर खेत हो गए, चाहे आप जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जहाँ पे आप स्थित हैं और आपके अराउंड है चीजें, और जिनका प्रभाव आप पे होता है। बट क्या आप इन चीजों पे कुछ प्रभाव डाल सकते हैं? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? हाँ, कुमकुम बताएं। थिंक हाँ, हम डाल सकते हैं थ्रू आवर डिसीजंस क्या डिसीजन? एंड ऑल्सो हम अगर कोई चीजें ठीक नहीं है तो हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं बिल्कुल। और वहाँ से चीजें कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम जो चॉइस ऑफ वोट ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट इन चीजों पर ध्यान देगी, हम उसके ऊपर वोट कर सकते हैं। अंकित, आप आगे जाएंगे तो इन सारी चीजों का हमारा एक और प्रभाव, जैसे आपने मेंशन किया, होता है हमारा वोट। जाइए, आगे जाइए, आगे, एक और आगे। तो हम इस सबसे बड़ा प्रभाव जो हम डाल सकते हैं वो वोट है, और ये वोट डिसाइड कर सकता है कि सत्ता केंद्रों पे कौन बैठता है, कौन हमारे रास्ते देखता है, हम रास्ते कैसे रहते हैं, उसमें गड्ढे होते हैं कि नहीं होते हैं, उसका सुधार होता है कि नहीं होता है। आप स्कूल में जाते हैं, वहां पे टीचर आती हैं नहीं आती हैं, आपकी बिजली घर पे आ पा रही है नहीं आ पा रही है, आप अगर मूवी देखना चाहते हैं उस पर कितना टैक्स लगता है, आप क्या एक राज्य से दूसरे राज्य किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये सारी चीजें इन शक्ति केंद्रों पे निर्भर है, और हम इन पे ये असर डाल सकते हैं कि हम अपना वोट बहुत सोच समझकर डालें और ये शक्ति केंद्र चुनें। ठीक है, आगे जाएंगे। तो अब हम कहाँ कहाँ वोट डालते हैं, समझ लीजिए, जैसे कि उत्कर्ष ने मेंशन किया नगर पालिका, शायद स्ट्रीट लाइट के छोटे से एक प्रॉब्लम के लिए हम नगर लोकल बॉडी के लिए वोट डालेंगे। और कहाँ कहाँ हम वोट डालते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी कौन से इलेक्शन चल रहे हैं? कॉलेज इलेक्शन, जी वो भी है। लोकसभा, ठीक है, और लोकसभा से हम किन्हें चुनते हैं? एमपी चुनते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा
और कौन से इलेक्शन होते हैं? राज्य के भी होते हैं, विधानसभा, एमएलए। ठीक है अंकित, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो हमारे बहुत सारे लेवल ऑफ इलेक्शन होते हैं, क्योंकि हर मुद्दा हर कोई नहीं देखता। जैसे हमारे घर की कुछ दिक्कत है तो हम देखते हैं, उसके बाहर की कोई दिक्कत है तो हम कोई और देखता है, हम भी देखते हैं एज सिटीजन्स। पर लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं आपके लोकल इश्यूज के लिए, आपकी सड़क हो गई, आपकी स्ट्रीट लाइट्स हो गई, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं। तो रूरल एरियाज में आप शायद सरपंच चुनते हैं, और अर्बन एरियाज में नगर पार्षद चुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका पूरा जो भी डिस्ट्रिक्ट का प्लान होता है वो देखा जाता है एक जिला पार्षद, जिला के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें होते हैं। जी महक, बिल्कुल सही। और स्टेट लेवल, जैसे कि किसी ने अभी मेंशन किया था कि एमएलए आप अपना विधायक चुनते हैं अपने स्टेट लेवल इलेक्शंस में। और नेशनल लेवल इलेक्शन होते हैं जो अभी चल रहे हैं, जिसका आई थिंक 6th फेज में आप में से काफी लोग वोट डालेंगे। वो होते हैं लोकसभा इलेक्शन, जिसमें आप अपना एमपी या सांसद चुनते हैं। थैंक यू महक। तो ये 4 जगह है। और कॉलेज इलेक्शंस, बिल्कुल अगर आप कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन और उसके अलावा भी इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो भी एक माध्यम है जहाँ पे हम अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। आगे चलेंगे अंकित। तो अभी तो हमने जान लिया कि हम वोट कहाँ डालते हैं। अब हम वोट कैसे डालते हैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। ये वीडियो अंग्रेजी में है। इसके बाद एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगी, जिन्हें यदि कोई प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आए, वो पूछ सकते हैं, है ना? तो देखेंगे। Do you know how to cast your vote? Don't worry, this voter's guide will help you. Remember, your name in a voter list is mandatory to cast a vote. So, the first step is to visit elections24.eci.gov.in and click on Search in Electoral Roll. To search details via Epic Voter ID card, select language, enter your Epic number, select your state, enter CAPTCHA code and click on Search button. In just a few seconds, you can search your name and polling station details in the voter list. In case you don't remember your Epic number, you can search your details by mobile number. You can also check your poll date. On the polling day, visit your polling station with Epic. If you don't have a voter ID card with you, you can use any of these 12 IDs, which are Aadhaar card, PAN card, Unique Disability ID, UDID card, Service Identity card, passbooks with photograph issued by bank or post office, health insurance smart card issued under the scheme of Ministry of Labour, driving license, passport, smart card issued by RGI under NPR, pension document, official identity card issued to MPs, MLAs, MLCs, Manrega job cards. Go to the first polling officer who will verify your identity using the voter list. Then proceed to the second polling officer who will mark your left hand index finger with indelible ink, give you a slip and take your signature. Then proceed to the third polling officer for indelible ink verification and activation of the ballot unit. Now head to the voting compartment and press the blue button for the candidate of your choice on the ballot unit. Confirm your choice by observing the red light. Verify your vote details on the printed slip from the VVPAT. VVPAT slip contains serial number, name of the candidate and candidate symbol. VVPAT slip appears for about 7 seconds, automatically cuts and falls into the sealed compartment. A loud beep confirms successful vote recording from the control unit. Remember, if no printed slip or beep sound, inform the presiding officer. Well done, you have made your contribution to the democracy. Every vote matters. जी, थैंक यू। Do you know how to cast your vote? Don't worry, this तो ये छोटी सी वीडियो में कोई बताना चाहेगा शॉर्ट में कि क्या देखा? 2 मिनट की वीडियो थी, तो भी शॉर्ट में बता सकता है, या किसी को कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। मैम, इस वीडियो में बताया गया था कि हमें वोट कहाँ डालनी है, उस जगह का पता हमें कैसे लगेगा। फोन से हम लगा सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी अपना वोटर कार्ड नहीं है। और एक पूरा प्रोसेस भी बताया कि आप जब पोलिंग बूथ जाते हैं तो वहां वोट डालने का क्या प्रोसेस रहता है, किन चीजों का ध्यान रखना है। अंकित, आप अगर नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे तो कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम शायद मिस कर देते हैं। हमें लगता है कि
कि वोटर आईडी नहीं है तो छोड़ देते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बट आजकल काफी सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, हम सबके पास छोटे छोटे मोबाइल है, तो थोड़े वेबसाइट्स मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कि आपको यदि चेक करना है, आपको पता नहीं है आपका नाम है वोटर लिस्ट में, आपने कभी करवाया था, या आपके अराउंड आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, उनको भी ये डाउट है कि उनका नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में, तो आप electoralsearch.eci की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे आप चेक कर सकते हैं आपका नाम है कि नहीं है। और अगर यदि नाम नहीं है और आपको अपना नाम डलवाना है तो उसके लिए कुछ कुछ फॉर्म्स, स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं जो आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वोट रजिस्ट्रेशन के लिए आप फिर वोटर्स.eci की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे एक फॉर्म 6 नाम की एक चीज है, वो डाउनलोड करेंगे। उस पे वो भर के आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आप वो एड्रेस करके भेज सकते हैं, आपका वोटर आईडी जो भी है घर पे डायरेक्टली आएगा। आपका यदि वोटर आईडी से, वोटर लिस्ट से आपको नाम हटवाना है, आप वहां पे वोटर नहीं है, आपको हटवाना है नाम, तो आप फॉर्म 7 भरेंगे, और आपके वोटर आईडी में कुछ गलतियां हैं तो आप फॉर्म 8 भरेंगे। ये सारे फॉर्म्स आपके वोटर इलेक्शन ये इस वाली वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, आपको बस डाउनलोड करना है और बहुत आसानी से हो जाता है ये प्रोसेस, आजकल कोई मुश्किलात नहीं होती। अब हमने जान लिया वोट करना कैसे है, तो हम वोट क्यों करें, किसे करें। जैसे वानी का ये सवाल था कि काफी बारी अवेयरनेस ही नहीं होती, हम वोट डाले तो डाले किसे और किस वजह से, है ना। तो 2 चीजें हैं जो अगेन आपको बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। एक है आपका जो कैंडिडेट है, कौन है आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां से कौन से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, और जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके एफिडेविट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। एफिडेविट आपको बताता है कि आपका कैंडिडेट कितना जी बिल्कुल, कोई भी चेक करना है, समझ लीजिए साउथ दिल्ली का हो गया या कहीं का भी, दिल्ली का आप कोई भी चुन सकते हैं, तो आप उस एफिडेविट में वो कैंडिडेट कितने पढ़े लिखे हैं, उनके कितने एसेट्स है, कितनी संपत्ति है, वो इंफॉर्मेशन होती है, उनकी आयु क्या है वो इंफॉर्मेशन होती है, और उनपे कितने क्रिमिनल केसेस है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको लगता है कि मेरा नेता बिल्कुल साफ होना चाहिए, उस पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे आराम से मिल सकती है। तो अंकित आप कोई भी खोल के एक बार दिखा सकते हैं, कोई भी एफिडेविट, सही राम जी का शायद दिखा दें, तो विदुरी का भी। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, कहाँ से खड़े हैं, इनका एफिडेविट आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनकी संपत्ति की, उन पे कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी आयु, सारी चीजें आपको एफिडेविट में मिल जाती है। दूसरी चीज है आपका क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग एफिडेविट में गलत इंफॉर्मेशन दे दें? नहीं, मतलब फिर दे नहीं सकते, और ऐसा होता है। अंकित आप अगर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट क्रिमिनल भी होता है यदि ये चीज पता चली कि गलत इंफॉर्मेशन है, तो यूजुअली एक अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म ही है ये पूरी घोषणा करना। अंकित आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जो आपने कहा ना उपमा कि नहीं दे सकते गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ छुपा नहीं सकते और कुछ मतलब वो नहीं कर सकते। हाँ मतलब जैसे अब इस रास्ते पर निकाल लिए हैं पॉलिटिशियंस ने, लेकिन जो अवेलेबल वो है उसमें आप छुपा नहीं सकते। खासकर क्रिमिनल केसेस वाला जो है वो इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर वैसा करते हैं तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगेगा और धोखाधड़ी का केस लगेगा उनके ऊपर, अगर ऐसा होता है। तो और इसमें जो फोन नंबर होता है, फोन नंबर जो देना होता है वो अपना देना होता है, पर्सनल। आप पीए का देते हो, अपने वाइफ का नहीं, अपना फोन नंबर देना होता है इसके अंदर। तो ये पूरा ही एक पारदर्शिता मेंटेन करने का तरीका है, इसीलिए ही पूरी घोषणा होती है कि देख लो भाई हम ये नेता हैं, वोट करना है, सब देख के वोट कीजिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, आप सारी चीजें देख सकते हैं कि क्या केस है इन पे, है ना। दूसरी चीज है कि एक तो आपका कैंडिडेट आपने यदि जान लिया है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कौन सी पार्टी से, अगर आपको लगता है कि हाँ इस पार्टी की आइडियोलॉजी, ये पार्टी जिस चीज पे काम कर रही है हमें जानना है, वो हम उसे सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं, तो आप पार्टी मैनिफेस्टोज भी देख सकते हैं, उनके घोषणा पत्र देख सकते हैं
कि उन्होंने इस बार किन मुद्दों पे काम करने का वादा किया है। हाँ कुमकुम, आप पूछ सकते हैं सवाल। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे सर ने पहले बताया था कि नोटा का एक ऑप्शन होता है हमारे पास जिससे हम कोई भी कैंडिडेट चूज नहीं करते हैं लेकिन हमारा वोट डलता है। तो सर ने फिर ये भी बताया था कि अगर नोटा को ज्यादा भी मिलते हैं तो सेकंड नंबर पे जिसको ज्यादा मिले होंगे वो जीत जाता है इलेक्शंस। तो अगर ये हो मैम कि जिसको सेकंड नंबर पे ज्यादा मिले हैं, जो इलेक्शन जीता है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, तो क्या फिर भी वो मतलब जीता हुआ माना जाएगा? अभी तक हमारे देश में नोटा का ये असर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली कि री इलेक्शन हो, पर जो भी, इसीलिए भी एक तरीके से नोटा के कुछ फायदे भी हैं कि कुछ लोग ये समझेंगे कि हमारे वोट कट रहे हैं तो हमें नोटा के वोटर्स के लिए भी थोड़ा, मतलब ऐसे वोटर्स के लिए काम करना जरूरी है कि हमारे साथ जुड़े। नोटा का ये असर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आपको खुशी जताने का हक है तो ना खुशी जताने का भी हक है। तो नोटा ये एक्सप्रेशन का एक तरीका है, पर अभी भी इलेक्शन पे उसका जैसे असर हो या फिर हम वो कैंडिडेट सारे हटा दे, वो अभी तक इस देश में नहीं हो पाया। शायद मे बी फ्यूचर में हो, नहीं पता, बट अभी तक तो यही है कि जो भी सेकंड है, चाहे उस पे केस है, वो लड़ रहे हैं, वो ही जीतेंगे अगर उनके सबसे ज्यादा वोट आए हैं। अंकित, अगर आप ऐड करना चाहते हैं। जी। और सवाल का एक बहुत अहम हिस्सा ये भी था कि अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो, अगर नोटा ही नहीं, इनफैक्ट किसी भी केस में अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रूव हो जाता है कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है, जिनके ऊपर आरोप साबित हो चुका है, तो वो फिर कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट 6 साल तक कंटेस्ट नहीं कर सकते। इसके पहली बार लालू प्रसाद यादव जो MP थे बिहार के पटना साहिब पाटलिपुत्र से, तो 2011 में उनके ऊपर साबित हो गया था केस, तो उनको निकाल दिया गया था। सिमिलरली आपको याद होगा राहुल गांधी के खिलाफ जब आरोप साबित हो गया था तो उनकी सदस्यता चली गई थी। वो वायनाड से MP थे, उनको निकाल दिया गया था पार्लियामेंट से। तो अगर कोई कन्विक्ट हो जाते हैं, साबित हो जाता है आरोप अगर उनके ऊपर, तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है अपने पद से, लेकिन तब तक वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जिनके ऊपर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं और वो कंटेस्ट कर रहे हैं। ये है। तो एक्यूजेशन पे आपको हटा नहीं सकते, यदि वो प्रूव हो गया इन कोर्ट ऑफ लॉ तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जैसे उनके पूरे एग्जांपल्स थे। हाँ, क्योंकि बहुत अब कुछ लोग अगर लॉ पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, तो लॉ की एक प्रिंसिपल है हमारे देश के अंदर कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक आप साबित नहीं होते हो दोषी, तब तक आप निर्दोष हो। सिर्फ एक कानून देश में ऐसा है जिसमें आपको साबित करना पड़ता है कि आप निर्दोष हो, वरना तब तक आप दोषी हो। वो है PMLA, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस मनीष सिसोदिया के ऊपर लगा हुआ है, वो वाला केस। बाकी जितने भी केसेस देश में अंदर हैं, तो ऐसे हैं कि आप निर्दोष हैं जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक आप दोषी नहीं है तो आप कंटेस्ट कर सकते हैं, आप निर्दोष हो तब तक, इसलिए ऐसा है। और ये भी देखना जरूरी है कि किस किस्म के केस, अगर आप देख रहे हैं कि केस लगे हैं, किस किस्म के केस लगे हैं। क्या वो बहुत सीरियस ऑफेंस है, समझ लीजिए मर्डर है, रेप है, ऐसे बहुत सीरियस ऑफेंस है, या फिर काफी ये भी होते हैं कि कॉजिंग पब्लिक डिसऑर्डर, जिसमें शायद वो किसी के हक के लिए लड़ रहे हो, उन पे प्रोटेस्ट डालने की वजह से उनको पुलिस का केस लगा दिया गया हो। तो यदि आपने कुछ केसेस देखे तो आप उस पर थोड़ी सी बैकग्राउंड रिसर्च जरूर कीजिएगा कि किस किस्म के केसेस है, किस हालात में हुए थे, तो आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो किस किस्म के नेता हैं, कैसे हैं। तो ये है हमारा। हाँ? मेरे को ट्रिविया देने में बहुत मजा आता है, तो एक ट्रिविया देता हूँ मैं। तो 1977 में जब इमरजेंसी हटा था, आप लोगों ने शायद इमरजेंसी के बारे में पढ़ा होगा स्कूल के अंदर। तो जब इमरजेंसी हटा था तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी के ऊपर काफी क्रिमिनल केसेस लगाए थे कि मतलब ABCD करके, मतलब पब्लिक न्यूसेंस का, इस सब का। लेकिन 1979 में जब सरकार जनता पार्टी जो इवेंचुअली बनी थी सरकार जिनकी, तो जब हटा था तो इंदिरा गांधी से 2 केस साबित हुए थे। उस टाइम तक लॉ नहीं था कि उसमें से एक केस था मुर्गी चोरी का। तो ये केस भी लगा था इंदिरा गांधी के ऊपर, जब उन्होंने मुर्गी चुराए हैं, तो ये भी केस लगा था। तो इस तरीके से आप मतलब आरोप लग सकता है, वो साबित हुआ था, मतलब इंदिरा गांधी को केस साबित हुआ कि इन्होंने मुर्गी चुराए थे। महक ने एक सवाल पूछा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर बहुत केसेस लगे हुए हैं, कोई लिमिट है कि इस इतने केस लगने के बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं?
अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जितने भी केसेस हैं, अगर आप कन्विक्ट नहीं हुए हैं आप लड़ सकते हैं इलेक्शन। यदि आप कन्विक्ट हो गए हैं तो आपकी खारिज कर दी जाएगी नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। सो थैंक यू महक इस सवाल के लिए। आई नो ये काफी गुस्सा आता है देख के कि कितने भी केसेस लगे हैं फिर भी लड़े जा रहे हैं, बट हाँ ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी रियलिटीज, और बस आपको यही है कि कंपैरिजन में देखना है कि आपके जगह से कौन खड़े हैं, कैसा है उनका। हर जगह एक कैंडिडेट नहीं, दो तीन तो होते ही हैं। थैंक यू महक। अगले स्लाइड पे जाएंगे। मैनिफेस्टोज का हाँ आप देख सकते हैं, और इसमें ये है कि आपको मैनिफेस्टो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि पिछली बार के इलेक्शंस में उन्होंने क्या चीजें किए थे, क्या वादे किए थे, और इस बार किन किन मुद्दों पे काम करना चाह रही है हर पार्टी। तो सारी पार्टीज का आपको छोटा मैनिफेस्टो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ की जो स्टेट की पार्टीज है वो भी आपको दिख जाएंगे। तो आप ये वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी चीज का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मोस्टली एक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, वोटर सर्विसेज पोर्टल एक वेबसाइट है, और वहां पे आपको वेरियस फॉर्म्स मिलेंगे, और बाकी आप किन्हें वोट करना चाहते हैं वो उसमें कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन और पार्टी मैनिफेस्टो, उसके सारे आपको लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो एक सवाल है कि क्या वोटर का कोई अधिकार, वोटर्स के पास कोई अधिकार होता है? वोट डालने का तो होता ही है, इसके अलावा कुछ तो आपने अभी मेंशन किए थे, उनको मैं एक मेंशन किया था। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई बोलना चाहता है बोल सकता है। मैम सबसे पहले तो यही अधिकार होता है कि हम अपना प्रतिनिधि चुने, और अगर हमारी मर्जी है कि हम किसी को भी ना चुने, सबसे पहला अधिकार तो यही होता है वोटर्स का। थैंक यू कुमकुम। आगे जाएंगे उनके वोटर्स के थोड़े अधिकार है, जैसे कि कुमकुम ने मेंशन किया कि एक तो वोट डालने का अधिकार, एक वोट हमें नहीं किसी को करना, नाखुशी जताने का अधिकार, और एक है जानने का अधिकार कि कोई भी सरकार कैसे फंक्शन करती है। आपको इलेक्शन कमीशन से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हर वोटर को अधिकार है कि वो आरटीआई के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ले सके। वैसे तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके चीजें देख सकते हैं, बट आपको अभी भी कुछ है तो आप आरटीआई के थ्रू जान सकते हैं। तो राइट टू नो आर्टिकल 19(1) के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है जो वोटर्स को मिलता है। एक है राइट नॉट टू वोट, जो अभी मेंशन किया कुमकुम ने कि हम चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, मतलब वोट डाल के बता सकते हैं कि हमें इनमें से कोई नहीं पसंद। वो दर्ज जरूर किया जाएगा, बट उसका इलेक्टोरली ये असर हो सकता है कि अगर बहुत सारा नोटा आता है तो काफी सारे नेताओं के वोट कट के भी जाते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होता है कि नेताओं को फिर काम करने का और मन करता है कि ये वोट अगली बार हमारे पास कैसे आए। और जो लोग शायद पोलिंग बूथ पे जाके वोट नहीं डाल सकते, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डाल सकते हैं। इस बार एक वोट फ्रॉम होम स्कीम भी चालू की थी गवर्नमेंट ने, जिसमें जो सीनियर सिटीजन है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन लोगों को घर से ही वोट डालने का एक प्रावधान दिया था। और एक टेंडर्ड वोटर्स एक चीज है जहां आपको लगता है कि आपके नाम से ऑलरेडी वोट डाला गया है, तो आप बता सकते हैं वहां के ऑफिसर को, कि रिटर्निंग ऑफिसर को, कि यहाँ की कि मेरे नाम पे वोट डाला गया। अगर आपके एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाइड है तो आप एक सीक्रेट बैलेट में अपना वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो वोटर्स के पास अधिकार है। अंकित, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो। नहीं, कुछ खास। ठीक, आगे। ईवीएम का नाम अगर सबने सुना ही होगा, ईवीएम क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे लिखा ही है, बट इतने चर्चे में रहता है ईवीएम क्यों?
कोई भी चैट पे लिख सकता है, बोल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, यस कुमकुम। पहले हमारे पेपर पे वोट रिकॉर्ड होते थे, बट आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हम वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये वोट रिकॉर्ड भी करता है और काउंटिंग में भी मदद करता है। और सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक है तो काफी आजकल ये चर्चा रहती है कि इसमें हैकिंग चल रही है, इसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो न्यूज में आपने इसे काफी बार देखा होगा इसी चर्चे में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है वीवीपैट, जो होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो जब भी आप वोट करने जाते हैं, जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा, आपको कैसे पता कि वो जो वोट डाला गया है और जो वोट रिकॉर्ड हुआ है वो सेम है। तो वीवीपैट ये इंश्योर करता है कि आप वोट दबाते हैं, यदि आपने समझ लीजिए किसी सिंबल पे दबाया हाथ है या कमल है, तो आपको 7 सेकेंड तक जिस भी आपने सिंबल पे दबाया वो दिखाया जाएगा और उधर से एक पेपर का ट्रेल निकलेगा और वो कट के अपने आप बैलेट बॉक्स में जाएगा। तो ये एक वेरिफिकेशन का तरीका है कि जितने वोट रिकॉर्ड हुए हैं और जितने वोट अभी हमारे पास पेपर ट्रेल में हैं वो सेम है और सिमिलर है। और यदि आपको दिखता है कि आपने जिस पे दबाया है और जो पेपर निकला है वो सेम नहीं है, तो आप वो चीज रेज भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि शायद मशीन में कुछ गड़बड़ है या सही से वोट रिकॉर्ड नहीं हो रहे। तो ये वेरिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और ये वोटर को बताता है कि हाँ, जिनको वोट डाला है उन्हीं को एक्चुअल में वोट गया है। तीसरा सवाल ये आता है कि काफी लोग दूसरे अपने घर से दूर हॉस्टल वगैरह में पढ़ रहे होते हैं या मेस में पढ़ रहे होते हैं, अपने घर से दूर होते हैं, क्या वो उधर के वोटर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। आपको बस वहां का फॉर्म 6 भरना होगा। पर ये है कि आपका जो कोर्स है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, सेंट्रल एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह एक कोर्स रिकॉग्नाइज होना चाहिए और आपका जो कोर्स है कम से कम 1 साल का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए आप ये चीज नहीं उपलब्ध कर सकते हैं उस चीज को। तो ये है तीसरा सवाल। आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं अंकित। और इलेक्टोरल मैनिपुलेशन की बात होती है कि वोट, जैसे कि मैं ईवीएम की बात कर रही थी कि कुछ गड़बड़ होती है, काफी बार पोलिंग बूथ में किसी को धमकाया जाता है, मारपीट होती है, आपको लगता है कि वोटर्स को मतलब उधर बहलाया जा रहा है। तो ये सारी जो मैनिपुलेशन होती है उसको अगर आप रिपोर्ट करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ये भी आपको जो वोटर्स सर्विसेज पोर्टल है उसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और वहां पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और सारी डिटेल्स हो सकती है कि आपको किस तरीके की कंप्लेंट करनी है, आपके थोड़ी डिटेल्स मांगे जाते हैं। तो आजकल ये प्रोसेस भी थोड़ा आसान हो गया है। और लास्ट सवाल है कि इलेक्शन डे क्या पेड लीव होता है? जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत आपको इलेक्शन डे पे वोट करने की छुट्टी मिलती है और यदि कोई एम्प्लॉयर इस चीज में मनाही करता है तो उनपे 500 रुपए का फाइन भी लग सकता है, अनलेस वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो। उत्कर्ष बहुत खुश है इससे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी वोट करें और हम थोड़ा से सवाल जवाब का एक थोड़ा सा समय रखते हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चंस आ रहे हो, अभी भी ऐसा है कुछ जो कवर नहीं हुआ हो, आपको लगता है इस पे बात होनी चाहिए, तो हम उसका स्पेस ओपन करते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा उस पे जाए ना, बस 2 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवाया होगा अपना वोटर आईडी और वोटर सर बन गए होंगे बहुत सारे लोग। तो कई बार क्या होता है कि आप इंश्योर करें, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं अपने परिवार के, तो आप इंश्योर करें कि क्या आपके यहाँ पे इलेक्शन से कुछ दिन पहले वोटर स्लिप आया कि नहीं आया। तो वेबसाइट्स पे, जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, उस पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के BLO, बूथ लेवल ऑफिसर का नंबर दिया होता है, BLO। तो अगर मान लीजिए कि आपको आपका वोटर स्लिप नहीं मिला है, क्योंकि जब आप चुनाव देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो आपको एक स्लिप मिलता है, आप उसको लेके जाते हो। हाँ, वो बूथ पे मिलता है कई बार, लेकिन आप जिम्मेदारी है BLO की कि आप घर पे देके जाएं वो। तो अगर नहीं देके जाते हैं तो आप अपने BLO को फोन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे मेरा वोटिंग स्लिप नहीं मिला है, तो प्लीज मुझे दे जाइए। तो बूथ लेवल ऑफिसर का एक नाम है जो आप याद रखिएगा कि ये जरूरी लोग हैं जिनको कांटेक्ट करना है हमें वोटिंग के पहले। और दूसरा ये है कि वोट जो फॉर्म 6 होता है, 3 फॉर्म बहुत जरूरी होते हैं। आपको एज अ इंफॉर्मेशन कैरियर आपको मतलब
याद रखना चाहिए। फॉर्म 6 जिसमें आपको नए वोटर अगर बनना है आपको, तो आप फॉर्म 6 में जुड़वा सकते हैं। फॉर्म 7 नाम हटवाने का, मान लीजिए कि आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है या फिर आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है तो पुरानी जगह से नाम हटवाना है, तो फॉर्म 7 नाम हटवाने के लिए। और फॉर्म 8 अगर उसमें कुछ आपको एडिट करवाना है, तो जैसे कि आपका नाम गलत हो गया या फिर आपका एड्रेस चेंज करवाना है, या फिर आपको अपने मोबाइल नंबर ऐड करवाना है मान लीजिए, या फिर ईमेल आईडी ऐड करवाना है आपको, उसके अंदर आधार कार्ड लिंक करवाना है, तो ये सब फॉर्म 8 के थ्रू होता है। तो फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 जो इलेक्शन कमीशन का होता है, उसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन है जो एज समवन जो पढ़ाई लिखाई करके और एक इन्फॉर्म्ड वोटर बने हैं, इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने हैं देश के, तो उनको क्या करना चाहिए अपने साथ में, बस 2 चीजें मैं ऐड करना चाह रहा था। कोई सवाल है आपके लिए? कोई भी अगर कमेंट है, सवाल है किसी का भी, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, जी। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो इलेक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, बट सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपना करियर चूज करते वक्त क्या होता है कि कई बार जो लोग बोलते हैं वही चीजें हमें अपने अंदर दिखने लगती हैं। जैसे वो बोलते हैं कि तेरे अंदर ये एबिलिटी है, तू ये कर सकता है, तो वो चीजें हमें लगता है कि हाँ भाई सच में ये चीज हमारे अंदर है। और सभी लोगों की राय सेम नहीं होती सर, उस टाइम पे हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये वाला करें या ये वाला करें। तो सर उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? जी, कोई आंसर करना चाहेगा कुमकुम को? कोमल, पलक, वानी, सागर, मतलब आप में से अगर कोई, क्योंकि बड़ा फिलोसफिकल सवाल है कि क्या करना है। हाँ जी, आपको क्या लगता है कुमकुम क्या करना चाहिए? सर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, इसीलिए तो आपसे पूछा है। जी। 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 हाँ, मुझे ऐसा लगता है अगर आज के सेशन में देखें तो कोई बोल रहा है कि भाई इनको वोट डालो, इनको वोट डालो, इनको वोट डालो, और हमारा मन है किसी और को वोट डालने का। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना विवेक यूज करना चाहिए, या जो हमारे घर वाले कह रहे हैं या आसपास के जो लोग कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वोट डाल देना चाहिए? अगर वो एक एनोलॉजी ले ले तो। जी पलक, जी कुमकुम। हम्म। आई थिंक ये सवाल पे अभी के लिए रुकते हैं इसको। अच्छा सवाल है, बट अभी का जो सेशन है वो थोड़ा सा अलग है। बट इस सवाल पे आपके साथ 1-to-1 बात करेंगे, है ना? है ना? ओके सर। अभी इसका कोई एक राइट आंसर नहीं है। आप भी थोड़ा चिंतन करना, हम भी सोचेंगे और फिर हम इस पे बात करते हैं 1-to-1। आप व्हाट्सएप में तो जुड़े ही हो हमारे साथ। यस सर। किसी के आज के सेशन को लेके सवाल है, कमेंट है, तो जरूर पूछ सकते हैं। और आप में से काफी लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो होपफुली जो भी चीजें शेयर हुई है, शायद वेबसाइट्स के थ्रू, शायद कुछ अवेयरनेस के थ्रू कि हमारे अराउंड कितने सिस्टम्स हैं जो हम पे असर करते हैं, हम उन पे कितना इम्पैक्ट रख सकते हैं हर एक लेवल पे, चाहे वो लोकल हो, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनने का एक जो हमारे पास पावर है, होपफुली उस चीज के बारे में जागरूक हो सके, उस चीज के बारे में और सोच सके, रिफ्लेक्ट कर सके।
अभी आई थिंक 3-4 दिन ही है वोटिंग को, और ये मौका 5 साल में एक ही बार आता है, शायद डिफरेंट लेवल्स पे आता है, बट आता है। और अगर हम उसे जाने देते हैं, छुट्टी समझकर बैठ जाते हैं, तो फिर अगली बार जब कुछ असुविधा का हमें महसूस करते हैं, तो फिर उस पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने अपनी भूमिका निभाई इस चीज को शायद बदलने में, इस चीज पे कुछ काम करने में। और वोट एक बहुत बड़ी पावर है उस सेंस में। तो होपफुली शायद आज के सेशन में आपको उस चीज में थोड़ी मदद मिली हो, उस जागरूकता में मदद मिली हो। वोट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें, उस चीज में मदद मिली हो। मेरा एक सवाल है। हाँ। कि मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को रीजनिंग करते हुए देखा है कि यार मेरे वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मतलब मेरे वोट से मतलब अगर मैं वोट डाल भी दूंगा तो एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। वो तो अगर जिसको जीत मतलब ऑलरेडी अगर उसके ऊपर हमने देखा है कि लोग जीतते भी बहुत बहुत मेजोरिटी से हैं, तो मतलब सच में क्या हमारा एक वो वोट काउंट, सच में वो क्या मतलब एक इंडिविजुअल का वोट इतना मैटर करता है, या ये मॉरल ऑब्लिगेशन ज्यादा है? इसके लिए ना मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। अकबर बीरबल की कहानी में सुना था मैंने। तो एक बार क्या हुआ, बीरबल ने बोला अकबर को कि अकबर जी, सम्राट आपका ना ये प्रभाव है वो कम होता जा रहा है आपके राज में ना, आप लोग सुन नहीं रहे हैं आपकी बात। तो अकबर ने बोला कैसी बातें कर रहा है, मेरी बात सब मानते हैं, मैं सबसे बड़ा सम्राट हूँ इस टाइम पर दुनिया का। तो बीरबल ने बोला आप टेस्ट कर लो, देखो कोई आपकी बात मानता है कि नहीं मानता है। तो बोला ठीक है करो। तो अकबर ने अनाउंस किया कि मैं सबसे बड़ा भोज करने जा रहा हूँ दुनिया का, तो उसके लिए मुझे खीर बनानी है, और पर मेरे पास दूध है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि राज के सभी लोग जो हैं अपने घर से एक लोटा दूध लेकर आएं और मुझे डोनेट करें ताकि मैं उसका खीर बना सकूं। तो ऐसे ही हुआ और अनाउंस हो गया पूरे राज में। तो एक बंदा अंकित नाम का, उसने बोला कि यार सब तो दूध डाल रहे हैं, मैं अगर एक लोटा पानी डाल देता हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। उसने क्या किया, एक लोटा पानी डाल दिया, बाकी सब दूध लेके आ ही रहे होंगे। अगले दिन जब परात खोली गई, दूध का देखा गया तो उसमें सिर्फ पानी था। कि अंकित के सबको लगा कि एक लोटा पानी अगर डाल दूंगा मैं तो बाकी तो दूध लेके आ ही रहे हैं ना, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेरे पानी डालने से। तो फिर देख लो यार एक बार आपकी बात कितनी मानती है जनता। बात मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ तो दुनिया कर रही है कि मुझे कैसे पता, तो एटलीस्ट मैं अपना काम तो करूँ ठीक से। तो दुनिया में इंडिविजुअल का बहुत मान है, मतलब हर स्टेप पे इंडिविजुअल्स बहुत मायने रखते हैं। तो इंडिविजुअल्स ही 36,000 वोट, 3 लाख वोट, 4 लाख वोट, ईच वन इंडिविजुअल वोट जो वहां तक पहुंचा है। तो अगर हम अपनी ओर से, ठीक है मेरा वोट 800 वोटों में से एक हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन वो एक हूं ना मैं, और शायद अगली बार वो 8,000 हो सकता है, अगली बार 80,000 हो सकता है। तो मैं तो डालूं अपना वोट, मैं तो करूं अपना काम, बाकी जो होगा। तो कहा है ना कि संस्कृत की एक सूक्ति है, जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरे घटा, कि बूंद गिरते गिरते ही एक दिन घड़ा भर जाता है। तो वो एक बूंद बहुत जरूरी है। जैसे अंकित कह रहे हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, और एक बूंद ही अपने आप में पूरा सागर है। तो हर एक इंडिविजुअल का बहुत मायना है, और जितनी मेजोरिटी भी बनती है वो एक इंसान ने जरूर ऐड किया है उस मेजोरिटी को क्रिएट करने में। जो आप जितने मार्जिन की बात, शायद हम वो कम करें, शायद हम वो कम करते करते इक्वल कर दे, शायद फिर किसी और कैंडिडेट को जिता दे, हमें नहीं पता हमारी वोट का क्या असर हो सकता है। तो एटलीस्ट वो करना चाहिए। एक वीडियो है, अगर वो मैं दिखा सकूं प्लीज। नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर। ये चल चल।
अंदर जाओ, बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। तो थैंक यू उत्कर्ष और साथियों, आपको जुड़ने के लिए और इस स्पेस को होल्ड करने के लिए वापस मैं बोलूंगा। आई थिंक द बेस्ट दैट वी कैन डू इज द वर्क टू वर्क विद द यंगेस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप स्कूल लेवल पे वो काम कर रहे हो एंड हमें भी एलोमोरा का काम जानने को मिला सुन। और मैं ऑफकोर्स मैं अनुपमा जब बात करे तो हमने कहा भी कि यार एक तो इंटरेस्टिंग नाम है, ऊपर से काम भी इतना इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू। या थैंक यू। थैंक यू अनुपमा और अंकित समय देने के लिए। आई थिंक हम अभी काफी सारे यूथ के साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली में, झज्जर में, और इवन अब प्रोग्राम जो है वो हरिद्वार में शुरू हो गया है, मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हो गया है। तो मतलब ये एक ऐसा एज अ सिटीजन वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, तो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जरूर से, जिसपे हम आगे भी कोलैबोरेशन करेंगे एंड सी कि वो एक कंपोनेंट भी कैसे लाया जाए कि प्रोग्राम में। करियर की बात, आई थिंक वो करियर की बात तो है ही है, बट उसमें आई थिंक बहुत सारे राइट्स की भी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वोकेशनल एजुकेशन में जाते हैं, उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वहां पे जा करके वो ट्रेनिंग करके और वहां पे वो जॉब करते हैं। तो हमने देखा है कि वो उनके जो वहां पे जो राइट्स हैं वोकेशनल एज अ, तो वो हमने देखा है कि एक अवेयरनेस भी कम है उस एस्पेक्ट पे। सो इन सारी चीजों पे भी हम जुड़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मौके हैं। और यस, तो थैंक यू इतना ये करने के लिए। यस, एंड थैंक यू दोस्तों जो लोग भी अभी हैं जुड़ने के लिए। यस यस, 4 जून का इंतजार करते हैं अभी। पहले 25 मई का पहले। अच्छा, 25 मई एंड देन 4 जून। यस, थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू दोस्तों। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।